नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे राजनीतिक विज्ञान का लेके आए हैं। आज आपके सामने यूरोपियन टॉपिक्स पर लेके आए हैं जिसकी चर्चाएं हमने आज तक कभी नहीं की। ठीक है, अभी हमारा ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, इसके साथ साथ हम पॉलिटिकल सेशन को लेके आए हैं। हमने इससे पहले पॉलिटिकल सेक्शन के भी हमने 3-4 चैप्टर्स करवा दिए हैं और इसके साथ ही हम आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 6 लेके आए। ये चैप्टर हमें बताएगा हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये वो अधिकार है जिसके लिए ही लगभग हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी, अपनी प्राण दिए। ठीक है, इस देश को निछावर किया। ठीक है, तो आज हम आप सबके सामने इन सभी अधिकारों के ऊपर बारीकी से चर्चाएं करेंगे। ये अधिकार इतना महत्वपूर्ण है जिसके कारण ही आज हम सब इस देश में अच्छे से अपने जीवन यापन कर सकते हैं, अपना सभी कुछ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और ये अधिकार कुछ इस प्रकार का अधिकार है जिससे हमें राज्य भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से अधिकार हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी चीजों की हम यहाँ पे चर्चाएं करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम शुरुआत करते हैं वन बाय वन। पूरे चैप्टर्स को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इनके ऊपर हम सारी चीजों को डिस्कशंस करेंगे और हम यहाँ पे सभी चीजों को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर भी पुराने तरीके से ही चलेगा, बिल्कुल टू द सिलेबस हम इसको खत्म कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने पॉलिटिकल साइंस के कुछ चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, लोकतांत्रिक देश के जो नागरिक हैं निश्चित अधिकारों का उपयोग करेंगे जो देश की न्यायिक व्यवस्था द्वारा संरक्षित होता है। इस टॉपिक में बताया गया इस लाइन में कि देश के जितने भी हमारे पास लोकतांत्रिक देश है, देश में जितने भी, दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उन सभी के पास ये अधिकार है। जैसे कि अमेरिका के पास, भारत के पास, ब्रिटेन के पास और फ्रांस के पास, सभी देश हैं जिनके पास ये अधिकार है। और ये वो अधिकार है जिसको वहाँ की न्यायिक व्यवस्था भी समर्थन देती है। हालांकि कई देशों में एक्सेप्शन होता है, उनके कई और तामझाम होते हैं, जिसके कारण से कई जगहों पर न्यायपालिका को ज्यादा शक्ति मिली है तो कई जगहों पर सांसदों को ज्यादा शक्ति मिली है। तो खैर, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो देश के जहां जहां देशों में लोकतांत्रिक देश है, उन सभी देशों में इसकी मतलब ये अधिकार दिए जाते हैं। और ये वो अधिकार इतने महत्वपूर्ण है। देखिए, अगला लाइन क्या कहता है, इसके उल्लंघन की अनुमति न्यायपालिका, ठीक है, द्वारा किस न्यायपालिका मतलब कोर्ट द्वारा किसी भी व्यक्ति, किसी को भी दिया गया है, यहाँ तक कि राज्य को भी नहीं। जब मैं राज्य की बात करता हूँ तो राजनीतिक विज्ञान में अगर राज्य की चर्चा हो तो वहां पे हमारे पास उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्य नहीं आते। राज्य का मतलब यहाँ पे देश से है। तो यहाँ बता रहा है दूसरी लाइन में कि ये जो अधिकार है, न्यायपालिका इस अधिकार को खत्म करने की शक्ति राज्य को भी नहीं देता, यानी कि देश के पास भी नहीं है। यानी कि मोदी जी भी, यानी देश के प्रधानमंत्री जी भी इस अधिकार को किसी भी हद तक समाप्त नहीं कर सकते। भारतीय नागरिकों को इन अधिकार का सम्मान करते हैं। ठीक है, और ये भारतीय जो नागरिक है उन अधिकारों का सम्मान करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी भी है, भारतीय नागरिकों को और राज्य की भी, भारत को भी मजबूरी है कि वो अपने नागरिकों के इन अधिकारों का सम्मान करे जो हमें भारत के संविधान द्वारा दिया गया है। ठीक है, जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के शीर्ष के अंतर्गत सूचित किया गया है, यानी कि ये अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमें प्राप्त हुए। ठीक है, पाठ में हम इस अध्याय में मौलिक अधिकार को संविधान की मुख्य विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और भारतीय संविधान का जो तीसरा भाग है, यानी कि भारतीय संविधान में इससे दो भाग पहले कौन कौन से हैं। तो पहला भाग में हमें भूमि के बारे में बताया गया है और दूसरे भाग में हमें देश की जो नागरिकता है कि कौन भारत के नागरिक है और कौन भारत के नागरिक नहीं है, इसके ऊपर चर्चाएं की गई है। ठीक है, तो ये दोनों भागों को मैं पहले खत्म करवा चुका हूँ। ठीक है, तो हम इसके अगले भाग पे आए हैं, तो क्योंकि तीसरा भाग है ये मौलिक अधिकार और इसके ऊपर हम विस्तार से यहाँ पे चर्चाएं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो देखिए, मौलिक अधिकार का हम सबसे पहले यहाँ जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, और वो महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या है, उसका अर्थ और उसके महत्व के ऊपर चर्चाएं करेंगे। फिर हम प्रकाश डालेंगे कि व्यक्ति के जो मान सम्मान का मौलिक अधिकार किस प्रकार महत्वपूर्ण रखता है, यानी व्यक्ति का क्या मान सम्मान है उसके ऊपर चर्चाएं करेंगे और वो किस प्रकार से मौलिक अधिकार द्वारा संरक्षित है। ठीक है, पहचान सकेंगे कि मौलिक अधिकार को किस प्रकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक रूप से लागू किया गया है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है वो किस प्रकार मौलिक अधिकार को अपने संरक्षण में लेता है, मतलब किस प्रकार उसको संरक्षित प्रदान करता है। उसके बाद हम चर्चाएं करेंगे कि समानता का अधिकार क्या है। समानता का मतलब देश के सभी नागरिक किस प्रकार से समान है और किस प्रकार से उनको यह अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अनुसूचित जातियां हैं, जैसे कि हमारे पास जो SC ST कैटेगरी के लोग होते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST और OBC के पक्ष में सकारात्मक रूप से किस प्रकार से यह हमें उनको एक विशेष पहचान दिलवाता है। ठीक है, इससे पहले और आगे बात करते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार किस प्रकार से बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन किस प्रकार से उसके मतलब व्यक्ति की जो व्यक्तिगत अधिकार और जीवन की सुरक्षा के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण रखता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता,
किस रूप से शारीरिक, मानसिक हर प्रकार का शोषण नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चाएं की गई है। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर बात करेंगे, किस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता हमारे देश में लोगों को मिली हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, किस प्रकार से सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है, ठीक है। और संवैधानिक उपचार के अधिकार, यानी कि इन सभी अधिकारों को अगर कोई रोकने का प्रयास करता है तो इस प्रकार से हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के किस प्रकार से हम अपने आप को संरक्षित प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चीजों को यहाँ पे चर्चा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और तो इंपॉर्टेंट बात कि मौलिक अधिकार से जुड़े जो जनहित याचिकाएं हैं वो किस प्रकार से, जनहित याचिकाएं कौन कौन सी होती है, इनके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे, ठीक है। और मौलिक अधिकार के उपयोग पर संवैधानिक की सीमाएं भी है। ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकार पूरी तरीके से है कि आपको कोई ये अधिकार बिल्कुल खुला है, ओपन है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है, इसकी भी सीमाएं है। हर अधिकार की सीमाएं होती है, अगर सीमाएं ना हो तो वो अधिकार नहीं, फिर कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अधिकार की सीमा इसलिए है कि आपको ये अधिकार जो है किसी और को आप नुकसान ना पहुंचा दे, इसी के लिए इस अधिकार की कुछ सीमाएं होती है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार के अर्थ और उसके महत्व के बारे में। तो देखिए, ये अधिकार जो संविधान में वर्णित है, यानी कि यह अधिकार संविधान में वर्णित है, मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार मतलब संविधान में वर्णित है, और यह अधिकार सभी नागरिकों के लिए शारीरिक, ध्यान से देखिए इसको, शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सुनिश्चित करता है। यानी कि ये जो अधिकार है वो व्यक्ति को शारीरिक रूप से, उसके मानसिक रूप से, उसके नैतिक रूप से उसके विकास में योगदान देता है, ठीक है। अगर ये अधिकार ना हो तो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में चुनौतियां पैदा हो सकती है, ठीक है। और किस प्रकार से चुनौतियां होती थी वो आजादी के पहले के लोग बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि जहां पर उनके पास किस प्रकार के अधिकार नहीं थे और ये अधिकार उनको आजादी के बाद प्राप्त हुआ, तो इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। ये उन सभी आधारभूत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को समाहित करता है जो उच्च रहन सहन की आवश्यकता है। मतलब एक व्यक्ति को रहने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए जिस प्रकार की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है वो हमें मौलिक अधिकार से प्राप्त होता है, ठीक है। मौलिक अधिकार देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। अल्पसंख्यक यानी कि जो जिनके पास, जो मतलब बहुसंख्यक नहीं है वो अल्पसंख्यक है, यानी कि जिनके पास 50% से कम की आबादी होती है वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं, ठीक है। तो इस देश में अल्पसंख्यक कौन है? जिनके पास 50%, जिनकी जो टोटल आबादी का 50% से वो कम है, वो अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है। तो अल्पसंख्यक की सुरक्षा प्रदान करता है, बहुसंख्यक के शासन के लिए लोकतांत्रिक वैधता को भी प्रतिस्थापित करता है, यानी कि बहुसंख्यक को लोकतांत्रिक रूप से चुनता है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, ठीक है। आधारभूत अधिकार, ये क्या है? एक प्रकार का आधारभूत अधिकार है, जैसे कि भाषण देने का अधिकार, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? के बिना, देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता। अब ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? देखिए, अगर आपके पास भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना हो तो आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, यानी कि सरकार की बुराई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो तो आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार की बुराई कर सकते हैं। और यहाँ पर यही बात को दिखाया गया है कि आप इसके बिना सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आपका देश तानाशाही देश हो, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, तो वहां पर आपके पास भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी और आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर हमारे पास हर तरह के लोग सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उनकी सड़कें भी टूट जाती है तब भी वो सरकार की बुराई करते हैं, और उनके बड़े बड़े काम नहीं होते तब भी वो सरकार की बुराई नहीं करते। खैर, जाने दीजिए इस मुद्दे को और हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार के आचरण के बारे में, ठीक है। मौलिक अधिकार आचरण नागरिक न्याय, निष्पक्ष कार्यक्रम के रूप में, मानक के रूप में प्रदान करता है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या देता है? आचरण, नागरिकता, न्याय, निष्पक्ष कार्यक्रम के रूप में मानक प्रदान करता है कि मतलब कौन सा अधिकार सही है, कौन, मतलब हमारे देश में कौन सी चीजें सही है और कौन सी चीजें नहीं सही है, उसके बारे में भी मौलिक अधिकार बताता है। वह सरकार की जांच परख के रूप में भी कार्य करता है, मतलब सरकार किस प्रकार से सही काम कर रही है, सही काम नहीं करते, इसके ऊपर भी सरकार को रोक टोक करता है। हमारे देश के विभिन्न जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हैं, मौलिक अधिकारों को महत्वपूर्ण बनाता है। मतलब हमारे देश के जितनी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम मौलिक अधिकार के माध्यम से ही सरकार के समक्ष रखते हैं, सरकार को अपनी बात बताते हैं, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश की मीडिया करती है, जो कि इस बात को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करती है। भारतीय संविधान में भाग 3 में हमने से पहले 2 भाग बता दिया आपको कि पहले भाग में भारतीय भूमि के बारे में है कि भारत की भूमि कहां से कहां तक होगी, और भविष्य में हम अगर किस भूमि को लेते हैं उस प्रकार की भूमि को किस प्रकार से भारत में शामिल कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चाएं की गई है, ठीक है। और जो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार है, उसमें हम धारा 14 से लेकर के 32 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। हालांकि जो अधिकार है वो हमें 12 से 35 के बीच में मिलता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 14 से लेकर के 32 तक के बीच में बता रहे हैं, यानी कि 14 से लेकर 32 के ऊपर जो डिफरेंस है वो हमें मौलिक अधिकार इस चैप्टर में पढ़ना है। हालांकि मौलिक अधिकार की शुरुआत है वो हमें आर्टिकल 12 से लेकर, यानी कि धारा 22 से लेकर, धारा 12 से लेकर के और धारा 35 तक हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हमें 14 से लेकर के 32 तक, और क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भी वही है, इसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चाएं करेंगे, ठीक है।
आगे बात करते हैं न्याय संगत के बारे में। न्याय संगत का अर्थ क्या है? देखिए, न्याय संगत का सिंपल सा अर्थ ये है, और मैं तो चीजें ज्यादा डिटेल में समझता हूँ, तो न्याय संगत का अर्थ ये है कि सरकार किसी भी अन्य मतलब सरकार अगर कोई भी काम करती है तो वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। मतलब समझ गए? तो सरकार कुछ भी करे, कोई भी कार्य करे, कोई भी अधिकार बनाए, लेकिन वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। अब एक बार इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, इसका अर्थ है कि यदि इन अधिकारों का उल्लंघन मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन अगर सरकार किसी भी अन्य द्वारा किया गया हो, यानी कि सरकार ना तो प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से, या तो व्यक्ति के द्वारा या तो हो, तो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जा सकता है। देखिए, बाकी जितने भी अधिकार होंगे आपके पास, हम भविष्य में और भी कई सारे अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर कोई और अधिकार अगर सरकार अगर उल्लंघन करती है तो उन अधिकारों को हमें संरक्षण के लिए हम सीधा कोर्ट नहीं जा सकते, सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हम पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला होगा, फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन मौलिक अधिकार ही एक ऐसा अधिकार है जिसमें अगर अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो व्यक्ति सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरी बात कि इस अधिकार का उल्लंघन अगर व्यक्ति के पास होता है तो व्यक्ति ना केवल मौलिक अधिकार, देखिए अगर किसी एक व्यक्ति के साथ होता है, अगर वो व्यक्ति नहीं जाता है तो उसके परिपक्ष में दूसरा व्यक्ति भी मौलिक अधिकार का मतलब वो कह सकता है कि इस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है और इसके बदले मैं केस लड़ूंगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति भी दूसरी जगह पे जा सकता है। ठीक है, हमारे संविधान में विधायिका और कार्यपालिका को ना तो कानून और ना ही कार्यपालिका आदेश द्वारा उन अधिकार को तोड़ने मोड़ने की अनुमति देता है। ठीक है, हमने बता दिया कि जो इस अधिकार की सुरक्षा हर मतलब सरकार करेगी, और मतलब इसको तोड़ने का अधिकार किसी के पास नहीं है, चाहे वो विधायिका हो या कार्यपालिका। ठीक है, इनको भी ये अधिकार नहीं है कि वो इस संविधान को मतलब इसको अधिकार को तोड़े। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी ऐसे कानून का निरस्त कर सकती है, मतलब वो किसी भी इस प्रकार के कानून को निरस्त कर सकते हैं जो मौलिक अधिकार के लिए बाधक हो, यानी कि जो मौलिक अधिकार को रोकता हो, मौलिक अधिकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो, उसको सुप्रीम कोर्ट रोकेगी। ठीक है, इसके बारे में भी इस अध्याय में न्यायपालिका विस्तार से चर्चा करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी उपयोग किए जाते हैं, मतलब उसका अधिकार विदेशी भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ये जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी सभी व्यक्तियों को कानून के ऊपर समानता का अधिकार है, विधि मतलब सब व्यक्ति के लिए कानून जो है एक जैसा होगा, इसका अधिकार विदेशी लोग भी कर सकते हैं। तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, और ये दोनों अधिकार भी है जो नागरिक और विदेशी दोनों को ही सम्मानित, दोनों को दिया गया है, यानी कि धार्मिक अधिकार और विदेशी नागरिक अपने कौन से धर्म को पालन करेंगे ये अधिकार भी है। हालांकि उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद है जिसके ऊपर हम चर्चाएं बाद में करेंगे। ठीक है, और मौलिक अधिकार को जो न्याय संगत, मौलिक अधिकार के न्याय संगत होने के बावजूद भी असीम नहीं है, मतलब ये इसकी एक सीमा है। मतलब मौलिक अधिकार जो है न्याय संगत है कि मतलब सरकार इसको रोक नहीं सकती। ठीक है, लेकिन एक सीमा तक, अगर आप व्यक्ति एक सीमा तक सरकार भी उसको रोक सकती है। ठीक है, और उसके भी संविधान में प्रावधान बनाया किस प्रकार सरकार उसको रोक सकती है। ठीक है, संविधान जो है संविधान सरकार को लोकहित में हमारे अधिकारों के उपयोग में कुछ निश्चित प्रतिबंध लगाने की शक्ति भी देता है। बिल्कुल संविधान को पता था, जो संविधान निर्माता थे वो बहुत स्मार्ट लोग थे, बहुत ही योग्य लोग थे, उनको पता था कि अगर व्यक्ति को इस तरीके से ही छोड़ दिया जाए तो बाद में संकट क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक पैमाना बनाया कि इस पैमाने के बाद अगर सरकार चाहे तो इसमें कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ प्रतिबंध, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, अगर हम भारत के संविधान के इतिहास को देखें, एक बात और चर्चा करती है कि भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है, वर्णित पुराने टाइम पे। ठीक है, लेकिन 1946 में 1976 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार, इसको संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। इसमें 1946 में 44वें संविधान संशोधन में। तब से यह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, यानी कि अब कानूनी अधिकार का मतलब क्या है? कानूनी अधिकार का मतलब ये है कि अब जो है मतलब संपत्ति के मामले में कि आपकी संपत्ति के किसी ने किसी प्रकार का कब्जा किया है, या आपकी संपत्ति का किसी भी प्रकार का सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया है, सरकार ने अपनी जमीन बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए सरकार ने इसे अगर कब्जा कर रखा है या किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, सीधा हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे सीधा लोअर कोर्ट, यानी कि पहले लोअर कोर्ट जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। इस प्रकार से आपका प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, अब जो बात करते हैं हम 6 मौलिक अधिकार के, ये 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं? ये 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम की बात करेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक फ्रीडम मतलब कल्चरल फ्रीडम की बात करेंगे, और संवैधानिक उपचार की बात करेंगे। ठीक है, हम आगे धीरे धीरे आते हैं, इसके ऊपर हम चर्चाएं करते हैं, एक एक करके इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चाएं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हाल ही में सरकार ने क्या किया था कुछ समय पहले कि 46वें संविधान मतलब 86वें संविधान संशोधन उन्होंने पास किया था। ठीक है, सरकार ने, और इसमें क्या किया था? उन्होंने शिक्षा के अधिकार को
प्राथमिकता दी थी, ठीक है ना, कि शिक्षा का अधिकार क्या है, अब एक मौलिक अधिकार है, और अगर आपके शिक्षा का अधिकार को कोई रोकता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इसको एक मौलिक अधिकार दिया, और जो धारा 21A में इसको शामिल किया गया, ठीक है। आगे हम इस चर्चा में ध्यान से कुछ चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें तो हम इसको भी हल करते हैं। देखिए, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में रखा गया, ठीक है। अब वे कौन सा संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाया गया, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार में रखा गया, और वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें ये प्रकार के कार्य किए गए थे, ठीक है। अगला सवाल है कि संविधान के भाग 3 में अधिकार दिया गया है, कौन सा अधिकार दिया गया है, वो अधिकार है मौलिक अधिकार, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं समानता के अधिकार के बारे में। ये हमारा पहला टॉपिक था जो हमने पढ़ना है, यह है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार का जो अगर हम अर्थ बताएं तो समानता का अधिकार का अर्थ क्या है, पहले से समानता का अर्थ क्या है, समानता का अर्थ क्या है, समानता का अर्थ ये है कि भारत के सभी नागरिक एक समान होंगे, ठीक है। मतलब व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का कोई भी विशेषाधिकार नहीं होगा। अब व्यक्ति के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, यानी कि हर व्यक्ति क्या है, एक जैसा है, एक समान है। तो अब इस एक समान के पास एक समान कब होगा, जब उसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सभी नागरिकों के रूप में विशेषाधिकार तथा अवसरों के उपयोग के लिए कर सकते हैं, यानी कि सभी नागरिकों के पास क्या है, समान अधिकार है, विशेष अधिकार किसी के पास नहीं है, और अवसरों के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। राज्य द्वारा, राज्य अगर चाहे, मतलब राज्य मतलब देश, कोई भी देश धर्म, जाति, वंश, कुल, ठीक है, और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, उनकी रक्षा करेगा, ठीक है। और समानता के अधिकार को 5 प्रकार से वर्णित किया गया है। अब देखिए, यहाँ बता रहा है कि राज्य जो है वो किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म, जाति और अन्य स्थानों पर, मतलब किसी भी कारण से उनको पर भेदभाव नहीं करे। मतलब कि अगर आप सरकारी विभाग में या सरकारी संस्थाओं में किसी भी कारण से जाते हैं, आपको इस कारण से जाने से रोका नहीं जाएगा कि आप फलना धर्म से हैं या फलना जाति से हैं या फलना वंश से हैं, इसीलिए इस प्रकार का अधिकार आपको नहीं रोका जाएगा। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक व्यक्ति को सिर्फ मॉल में इसलिए नहीं घुसने दिया गया कि उसने धोती पहन रखी थी, ठीक है। लेकिन उसने जो धोती पहन रखी थी, अगर वही धोती अगर वो पहन के किसी सरकारी विभाग में जाता तो कोई भी सरकारी विभाग उसको रोक नहीं सकते थे। अगर वो चाहे वो कलेक्टर का विभाग क्यों ना हो, अगर वो कलेक्टर दफ्तर में धोती पहन के जाते तो उनको कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन मॉल के अंदर जाने से उनको इसे रोक दिया गया। हालांकि इस तरीके से करते कुछ तरीके से गलत भी होते हैं, नैतिक होते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार पर, क्योंकि वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के कारण वो इस तरीके से काम कर सकते थे। लेकिन अगर वही काम अगर वो किसी सार्वजनिक स्तर पे करते तो ये काम उस तरीके से गलत हो सकता था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं विधि के समानता के ऊपर। विधि के समानता के ऊपर बात करते हैं कि कानूनी रूप से सभी लोग समान हैं। अब बात करते हैं संविधान के अनुसार। संविधान के अनुसार भारत के क्षेत्र के अंदर राज्य यानी कि देश किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या समान सुरक्षा के अवसर को देने से अस्वीकार नहीं कर सकता। यानी कि ध्यान से देखिए कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, ठीक है। तो सभी व्यक्ति को समानता के रूप से आप ये नहीं कह सकते कि हम इस व्यक्ति की सुरक्षा या इस व्यक्ति को समानता नहीं देंगे, तो राज्य को समानता देना होगा। अब विधि के समक्ष समानता का अर्थ है, विधि के समक्ष समानता का क्या अर्थ है, विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं होगा, यानी कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता, और सभी व्यक्ति को कानून के साथ ही चलना होगा। ध्यान से शब्द को समझिए कि कानून सबसे बड़ा है, भारत का संविधान सबसे बड़ा है, इससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि आपके कोई धार्मिक ग्रंथ भी नहीं है, आपका कोई जाति भी नहीं है, आपका कोई वंश भी नहीं है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति इससे ऊपर नहीं हो सकता, और हर व्यक्ति को न्यायालय जाने का समान अधिकार प्राप्त है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव हुआ है तो वो न्यायालय में सीधे रूप से जा सकता है, ठीक है। विधि के समक्ष, अगर हम विधि के समक्ष समानता की समान सुरक्षा का अर्थ अगर बात करें तो इसका अर्थ सीधा है कि अलग अलग समुदाय के दो व्यक्ति यदि एक ही अपराध करते हैं तो उनको एक जैसा दंड मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक ये है कि कानून जो है वो सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति, मतलब दो अलग अलग समुदाय के व्यक्ति या दो अलग अलग जाति के व्यक्ति या दो अलग अलग धर्म के व्यक्ति एक जैसा कोई गुनाह करते हैं तो उनके लिए एक जैसी सजा होगी। हालांकि अगर हम प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से जाने, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ में ये लिखा हुआ था कि अगर कोई निचली कास्ट का व्यक्ति, कोई निचली जाति का व्यक्ति अगर कोई सेम गुनाह करता है तो उसके लिए सजा के अलग तरह के प्रावधान थे, और अगर कोई अपर जाति कोई अलग तरह का गुनाह करता था, सेम गुनाह करता था, उसके लिए अलग तरह के सजा थे। लेकिन उन सभी चीजों को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और देश को कहा गया कि अब देश में एक जैसा कानून होगा, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, ठीक है। अब बात करते हैं धर्म, जाति, वंश, लिंग, स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी नागरिक को सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, अभी मैंने बात करा था मॉल के बारे में, दुकान,
भोजनालय जाने की मनाही नहीं होगी। ठीक है, जैसे उस व्यक्ति के साथ हुआ था, तो वो व्यक्ति धोती पहन के मॉल में घुसने की कोशिश की, यानी कि सार्वजनिक स्थल पर घुसने की कोशिश की थी, जो सरासर गलत था, जो कि ये संविधान का हमें यह अधिकार बताता है। ठीक है, राज्य के कोष से पूर्णतः अर्थात आंशिक रूप से प्रतिबंध किया गया है। यहाँ पे कुआं, तालाब, जो स्थानीय घंटाघर होते हैं, ठीक है, घाटों पर जो स्थानीय घाट होते हैं, ठीक है, सड़कों पर इत्यादि स्थानों के उपयोग पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। देखिए क्या होता था, आजादी से पहले जो निम्न जाति के लोग थे उनको मंदिरों में घुसने से प्रतिबंध लगाया जाता था। उन्हें सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक कुआं घरों से, सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने के लिए मनाही की जाती थी। ठीक है, और इस चीज को यहाँ पर तोड़ा गया है और कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाने से रोक नहीं सकती है। ठीक है, हालांकि राज्य महिला, बच्चे और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, उनके उत्थान के लिए विशेषाधिकार का प्रावधान भी करता है। यानी कि देखिए यहाँ पर राज्य जो है, एक तरफ राज्य कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई प्रकार का अधिकार हनन नहीं होगा, यानी किसी व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं होगा। लेकिन राज्य यहाँ पर एक चीज और कहता है कि राज्य चाहे तो बच्चे, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि SC, ST, OBC को विशेषाधिकार प्राप्त करेगा, और यह संविधान में बाकायदा लिखा गया है। राज्य इन वर्गों के शैक्षणिक संस्थानों में स्थान में आरक्षण देगा, यानी शैक्षणिक संस्थान यानी कि हमारे स्कूल और कॉलेज में शुल्क में छूट देगा, यानी कि उनकी फीस में भी छूट देगा, और विशेष प्रशिक्षण कक्षाओं पर पाबंदी भी करवाएगा। यानी कि उनको अगर कोई विशेष चीज चाहिए तो उनको विशेषताएं भी दी जाएंगी। यानी कि कोई ब्लाइंड व्यक्ति है, उनको ब्लाइंड तरीके से ट्रीट करने के लिए अलग तरह की मतलब अलग तरह का जो इक्विपमेंट चाहिए होगा वो भी उन्हें प्राप्त होगा। ठीक है, अब समझ गए, इस प्रकार से चीजें उन्हें दी जाएगी। अब बात करते हैं सार्वजनिक रोजगार के अवसरों में समानता की बात को लेकर के हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए हमारे संविधान में सभी नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति और रोजगार देने के लिए समान अवसर की गारंटी देता है। हमारा संविधान कहता है कि हम देश के सभी नागरिकों को, अगर वो एक पर्टिकुलर तरह से योग्य है, तो हम उसको योग्यता के आधार पर समान रूप से सरकारी संस्थाओं में रोजगार देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्ति के साथ साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग या स्थान किसी भी प्रकार का सरकार भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि सरकार किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति होगी। हालांकि अधिकारों के उपयोग में कुछ सीमाएं भी है। सरकार ने कहा कि हम आपको अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन इस अधिकार के साथ आपको कुछ सीमाएं भी देंगे। योग्यता तो है, लेकिन योग्यता में अगर जो व्यक्ति, हमने पहले बात की थी कि महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग SC, ST, OBC को यहाँ पर इस तरीके से आरक्षण का एक निश्चित प्रावधान भी देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, जैसे कि छुआछूत के बारे में आपने बहुत सुना होगा। यहाँ पर इसी के बारे में बात करते हैं। संविधान क्या करता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी कि संविधान छुआछूत का यहाँ पर पूरी तरह से प्रयास करता है। किसी का निषेध करता है, यानी कि किसी नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से आप उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, तो वो भी संविधान इसको भी नकारता है। देखिए अगर हम इस बॉक्स को ध्यान से पढ़ें, नीचे वाले बॉक्स में, तो यहाँ पर बताएगा किस आधार पर यहाँ पर उसको अपराध माना जाएगा। मतलब किस प्रकार से अगर आप मतलब इस तरीके से अस्पृश्यता करते हैं, छुआछूत करते हैं, उसको एक प्रकार से अपराध माना जाता है। देखिए सार्वजनिक संस्थाओं में किसी व्यक्ति को प्रवेश की मनाही। अगर आपने सार्वजनिक स्थल पर किसी व्यक्ति को जाने से रोका तो आपको इसके लिए दंड दिया जाएगा। दूसरा क्या है, सार्वजनिक पूजा स्थल पर किसी भी व्यक्ति को पूजा करने पर रोक, यानी कि पूजा करने से किसी व्यक्ति को, मैंने बताया था कि पहले प्राचीन काल में क्या होता था कि मंदिरों के अंदर में SC, ST को आने से रोका जाता था, तो यहाँ पर इस चीज को पूरी तरह से रोका गया। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के स्थान मतलब सदस्यों को अपमानित नहीं किया जाएगा, यानी कि आप किसी भी कारण से मतलब किसी व्यक्ति से आप अस्पृश्यता नहीं, छुआछूत के आधार पर आप उनको अपमानित नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, यानी किसी भी कारण से आप छुआछूत को बढ़ावा नहीं देंगे। आगे बात करते हैं उपाधियों की समाप्ति। देखिए उपाधियों की समाप्ति, जब अंग्रेज हमारे देश में तो बहादुर की उपाधि दे दी, किसी को सर की उपाधि दे दी, तो इस तरह के जो उपाधि दिया जाते थे, इसी उपाधियों को समाप्त करने के लिए कि अब देश के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी उपाधि देश में नहीं दिया जाएगा, इसीलिए उपाधियों की यहाँ पे समाप्ति की जाती है। सभी राष्ट्रीय और विदेशी जो पदवियां होंगी
उसको आम लोगों के बीच आकृति रूप से विशेष संरचनाएं दी गई है और उनका उन्मूलन किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात इतना दिमाग में लगाना, कारण यह है कि अगर आपको विदेश में या भारत में किसी भी प्रकार की अगर आपको उपाधि मिलती है, ठीक है, इसको हम पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। यानी कि आप अपने नाम से पहले किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश के अंदर में देखिए कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर नाम के पीछे में कुछ उपाधियां लगाई जाती है, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पीछे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लगाया जाता है, जो कि गलत है। मतलब इस तरीके से उपाधि नहीं लगाई जाती। दूसरी बात क्या है कि हमारे देश के अंदर अगर इसी बात अगर सही है कि उपाधि अगर नहीं होगी तो इस देश के अंदर में हमारे देश के पास कोई भी राष्ट्रपिता भी नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी सम्मानित व्यक्ति नहीं है, महात्मा गांधी जी देश के बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे देश के इतिहास में। लेकिन और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत के अंदर अगर किसी ने सबसे पहले भारत में अगर किसी ने उन्हें अगर राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी तो वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। लेकिन हमारे देश में इस संविधान के इस संशोधन के हिसाब से, ठीक है, कि भारत में किसी भी व्यक्ति के पास हमारे पास कोई भी विशेषाधिकार, कोई विशेष उपाधि नहीं होगी। इसीलिए महात्मा गांधी के पास हम जो है हम महात्मा गांधी के पास किसी भी समक्ष हम मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे शब्द उपयोग नहीं कर सकते। ये एक प्रकार से गलत होगा। हालांकि लोग उपयोग करते हैं, इसके लिए कोई विशेष प्रावधान भी नहीं है, लेकिन इस प्रकार का उपयोग हम नहीं करते। अब देखिए इस प्रावधान में भारतीय संविधान में राय साहब या राय बहादुर जैसी जो पदवियां होती थी, जो कि उपनिवेश शासन में से प्रभावित थी, अंग्रेज जब थे तो उस टाइम उन्होंने इस तरह की उपाधियां दी थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो पुरस्कार के रूप में जो ये उपाधियां दी जाती थी, दूर करने के लिए इसे एक प्रकार से लाया गया था। हालांकि इस पदवी प्रदान करने का जो कार्य था विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत का विरोध करता है। यानी कि विधि के समक्ष जब हम बात करते हैं कि सभी व्यक्ति समान है, तो अगर सभी व्यक्ति समान है तो उनके नाम के पीछे किसी भी प्रकार का कोई पदवी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर एक चीज में अपवाद भी डालेंगे, वो है शिक्षा और जो सैनिक लोग होते हैं, जो हमारी जो सेना है, उसके नाम के पीछे जो उनका पद होता है वो हम लगा सकते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल या फिर किसी और प्रकार के हम इस प्रकार मेजर जनरल जैसे पद। जैसे कि आप देखेंगे कई हमारे पास जो व्यक्ति होते हैं उनके अगर वो सैनिक में है तो उनके नाम के पीछे इस प्रकार के पद वो आज भी लगाते हैं और कोई व्यक्ति उनसे अपना नाम पूछता है तो अपने रैंक के साथ नाम बताते हैं। तो उनका जो सैनिक पद है एक वो, और दूसरा शैक्षणिक पद। अगर कोई व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर है तो जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगाया था। हालांकि वो डॉक्टर कोई मतलब इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं था, वो पीएचडी के थे। तो पीएचडी वाले डॉक्टर भी उनकी शिक्षा का एक पैमाना होता है। कोई एमए है तो अपने नाम के पीछे एमए लग सकते हैं, एमए SKY, ठीक है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर अलग अलग पोस्ट में है, किसी भी व्यक्ति अगर अपने शैक्षणिक पद और जो सैनिक पद है उनके अलावा कोई और उपाधि धारण नहीं कर सकते। मानवीय देश के प्रशासनिक सेवा करने वाले व्यक्ति या नागरिकों को भारत के राष्ट्रपति की सेवा या उपाधि के लिए नागरिक या सैन्य सम्मान जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि प्रदान कर सकते हैं, परंतु इन उपाधियों के रूप में इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जैसे कि हमने देखा है कई लोग भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं तो वहां पे भी भारत रत्न नहीं लगेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लग जाएगा और वो एक उनके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उनका सम्मान है, ठीक है। इसमें आप भारत रत्न लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि भारत रत्न आप लगाते हैं तो कोई विशेष आपके लिए कानूनी प्रावधान भी नहीं लगता है, लेकिन वो एक एरर बन जाता है, यानी कि वो चीजें गलत होती है, ठीक है। तो हम ये देख लेंगे, हमने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने जान लिया कि भारत में समानता के अधिकार के पीछे हमारे पास कौन कौन सी चीजें शामिल की गई है। अब इस चीजों को थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके पूरे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। समानता का अधिकार का जो लक्ष्य है वो क्या है? हमारे पास नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक विविधता की समाप्ति करना। क्या है मोस्टली उसका काम? क्या है? सामाजिक जो विविधता है उसको समाप्त करना। समानता के अधिकार में किस प्रकार की मतलब बात की जाती है, कितने प्रकार का अधिकार है हमारे पास? 4 है या 5 है, ठीक है। आपको ये बात जवाब देना है। आगे बात करते हैं कि समानता का जो अधिकार है वो क्या करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं राज्य प्रावधान का सर्जन करता है, किसका? विशेष अधिकार या समान अधिकार? तो बात करते हैं समान अधिकार के प्रावधान का सर्जन करता है, ठीक है। और विरुद्ध महिला तथा बच्चों के लिए कर सकता है, यानी कि वो किसी प्रकार का विशेष अधिकार का प्रावधान, विशेषाधिकार का प्रावधान जो है राज्य किसके लिए कर सकता है? बच्चों और महिलाओं के लिए। समानता का अधिकार का अगर हम लक्ष्य की बात करें तो समानता प्रतिष्ठित करना है। क्या समानता प्रतिष्ठित करना है? समानता का अधिकार का लक्ष्य जो है वो सामाजिक, नैतिक या राजनीतिक, तो बात है कि वो हर प्रकार के यानी कि सामाजिक और राजनीतिक, या मोस्टली बात करते हैं राजनीतिक समानता की बात करता है, ठीक है। यानी कि राजनीतिक रूप से सभी व्यक्ति समान है। अभी हमने समानता का अधिकार को पढ़ लिया है, अब हम स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चाएं करेंगे। हालांकि जो हमने अभी तक विस्तार कर चुकी है इसको हम यहीं पे रोकना चाहेंगे और अगले टॉपिक्स में हम फिर से स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए अभी के लिए इतना ही, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।